वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं स्पिन हमारी यूट्यूब चैनल सफलता के सारथी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 26 जून और मैं लेके तैयार हूं आज का इंपोर्टेंट करंट अफेयर। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन रोज सुबह आप तक पहुँच सके। इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष शेयर मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कौन से स्थान पर है? तो यह है 10वें स्थान पर। यह कई सालों से 10वें स्थान पर बरकरार है। बात की जाए स्टॉक एक्सचेंज की तो कई शेयर्स को एक साथ स्टॉक कहा जाता है और जो शेयर एक्सचेंज है यह एक ऑर्गेनाइज्ड सेकेंडरी मार्केट होता है। इसमें जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं एवं जो इन्वेस्टर्स हैं वे शेयर्स को या फिर बॉन्ड्स को बाय या सेल करते हैं। तो इस मार्केट में कोई शेयर्स को सेल करता है, कोई शेयर्स को बाय करता है, बाय करने के बाद फिर उसको सेल करता है। तो एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि इस मार्केट में शेयर का एक्सचेंज होता है, तो इसलिए इसको स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है। अब बात की जाए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तो ये एशिया का सबसे पुराना एवं भारत का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है मुंबई में। इसका जो शेयर ट्रेड है वह है सेंसेक्स। इसके अलावा भारत का जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है वह है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका जो हेडक्वार्टर है वह भी मुंबई में है। इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1992 में। इसका जो शेयर ट्रेड है वह है निफ्टी, और निफ्टी को भारतीय अर्थव्यवस्था का थर्मामीटर भी कहा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा यह जो लिस्ट जारी की गई इसमें पहले स्थान पर रहा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यह यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अलावा जो सेकंड प्लेस पर रहा वह रहा नास्डक। यह भी यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज है। नास्डक से मिलता जुलता नाम है कोसडाक। यह दक्षिण कोरिया का स्टॉक एक्सचेंज है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे अपने लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स के लिए भारतीय पेटेंट मिला? तो यह मिला इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। यह पेटेंट 19 जून 2020 को प्रदान किया गया। यह जो गारमेंट्स हैं यह स्पेस एप्लीकेशंस अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए बनाए गए हैं। यह गारमेंट बने हैं बायो कंपैटिबल फैब्रिक व पार्ट से। बायो कंपैटिबल उस मटेरियल को बोलते हैं जिसको हमारे टिश्यूज एवं हमारी जो बॉडी है उसको आसानी से एक्सेप्ट कर पाती है। इसके अलावा ये जो गारमेंट्स हैं ये कंफर्टेबल बॉडी टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं एवं स्वेट को भी रिमूव करते हैं। इसके अलावा बात की जाए इसरो के बारे में तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वह है बेंगलोर में। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसके जो वर्तमान में चेयरमैन हैं वह है के सिवान। एवं हाल ही में बेंगलोर में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का गगनयान प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्मित किया गया था। इसका जो उद्घाटन किया था वह भी इसरो के चेयरमैन के सिवान द्वारा किया गया था। यह जो गगनयान प्रोजेक्ट है यह गगनयान प्रोजेक्ट भारत का पहला मानव मिशन होगा और इसे स्वदेशी रॉकेट GSLV मार्क 3 के द्वारा अंजाम दिया जाएगा। इसमें 3 भारतीयों की टीम को स्पेस में भेजा जाएगा एवं जो उन 3 भारतीयों की टीम है उनकी वर्तमान में रसिया में ट्रेनिंग चल रही है एवं उनकी ट्रेनिंग को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था कोरोना वायरस के चलते, जिसको फिर से चालू कर दिया गया है। अब बात की जाए ऑप्शंस के बारे में। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च, इसका जो हेडक्वार्टर है वह है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर BM कटोच। इसके अलावा बात की जाए नासा के बारे में तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये USA की स्पेस एजेंसी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है वाशिंगटन DC में। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। बात की जाए ऑप्शन 4 BARC के बारे में तो यह इसका फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे इथियोपिया में अमेरिका का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? तो यह है भारतीय मूल की गीता पासी, तो इनको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए इथियोपिया के बारे में तो वर्तमान में इसकी जो प्रेसिडेंट हैं वह है साले बर्क जेवड़े। यह इथियोपिया की पहली महिला प्रेसिडेंट है, तो उनको आप याद रखिएगा। इसके अलावा इसकी जो कैपिटल है वह है एडिस अबाबा। अगर इस पर आप ध्यान से देखें तो इथियोपिया जो है वह हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले 4 देशों में से एक है। ये जो अन्य देश हैं वह है सोमालिया, जिबूती एवं इरिट्रिया। चारों देशों को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसके अलावा इथियोपिया में जो सबसे बड़ा लेक है उसका नाम है ताना लेक, और ताना लेक सोर्स है ब्लू नील रिवर का। ब्लू नील रिवर जब आगे बढ़ती है तो वह सूडान में मिलती है वाइट नील रिवर से, एवं यह दोनों नदियां मिलकर बनाती हैं
विश्व की सबसे लंबी नदी जिसको बोलते हैं द ग्रेट नील रिवर। इसके अलावा अगर बात की जाए इन ऑप्शंस के बारे में तो मनिका मोहता इन्हें हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। गीता कुमार इन्हें हाल ही में ब्रिटेन में भारत के हाई कमीशन के रूप में अपॉइंट किया गया है एवं हाल ही में ब्रिटेन की एक सड़क का नाम गुरु नानक देव जी के नाम पे रखा गया है। इसके अलावा विजय खांडूजा जी इन्हें हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अमेरिकन गवर्नमेंट ने किस वीज़ा पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है? तो यह है H1B वीज़ा। इसके अतिरिक्त अन्य वर्क वीज़ास को भी इस साल के अंत तक सस्पेंड कर दिया गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कोरोना के कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भी गिरावट आई है, जिससे वहाँ पे बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं इससे अमेरिकियों को रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे, ऐसा अमेरिकी गवर्नमेंट का अनुमान है, इसलिए यह फैसला लिया गया है। अब बात की जाए H1B वीज़ा के बारे में तो भारतीय IT प्रोफेशनल ज़्यादातर इसी वीज़ा से अमेरिका जाते हैं एवं यह जो वीज़ा है अमेरिका में इस वीज़ा की आलोचना यह कहकर की जाती रही है कि इस वीज़ा के द्वारा कम सैलरी देकर विदेशी कर्मचारियों को नौकरी आउटसोर्स कराई जा रही है। इसके अलावा इस फैसले से भारत की बड़ी जनसंख्या प्रभावित होगी, लगभग 5,25,000 के आसपास लोग इस फैसले से प्रभावित होंगे। अब बात की जाए इन ऑप्शंस के बारे में तो H2A वीज़ा यह टेम्पररी वर्कर्स के लिए एवं सीजनल एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए प्रदान किया जाता है। इसके अलावा H2V वीज़ा यह टेम्पररी वर्कर्स को प्रदान किया जाता है एवं नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स को प्रदान किया जाता है। एवं जो B2 वीज़ा है यह टूरिज्म वैकेशन प्लेजर विजिटर्स को प्रदान किया जाता है। हाल ही में कैबिनेट ने किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है? तो यह एयरपोर्ट है कुशीनगर एयरपोर्ट। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का एक शहर है। यह बौद्ध तीर्थ स्थल है और यहाँ पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था 483 BC में एवं 483 BC में ही पहली बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी राजगृह में, जिसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने एवं इसके जो शासक थे उस समय वह थे अजात शत्रु। बात की जाए यूपी के बारे में तो इसकी जो कैपिटल है वह है लखनऊ। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे एवं जो इसके गवर्नर हैं वह हैं आनंदीबेन पटेल। CM है योगी आदित्यनाथ। ये यूपी की स्थिति है। जैसा कि आप देख सकते हैं यूपी जो है वह भारत का सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य है एवं बात की जाए दुनिया की तो दुनिया में जो सबसे अधिक गन्ना उत्पादक देश है वह है ब्राज़ील। इसके अलावा अगर बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो कोचीन एयरपोर्ट यह केरल का एयरपोर्ट है। यह दुनिया का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट बन गया है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट यह दिल्ली का एयरपोर्ट है एवं यह भारत का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है एवं यह हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट बन गया है। बात की जाए पैक्योंग एयरपोर्ट के बारे में तो यह भारत का 100वां एयरपोर्ट है एवं यह है सिक्किम में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जितेंद्र सिंह ने किस स्टेट में देविका एवं पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो यह स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। इन ब्रिजों का उद्घाटन क्रमशः उधमपुर व डोडा जिलों में किया गया है एवं इनका निर्माण कराया है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसके अलावा बात की जाए जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में तो हाल ही में हिस्टोरिकल सिटी चौक जो है जम्मू कश्मीर का उसका नाम बदल के कर दिया गया भारत माता चौक एवं जम्मू कश्मीर में सर्व द सीनियर अभियान के तहत एक हेल्पलाइन जारी की गई एवं हाल ही में जुबेर इकबाल को जम्मू कश्मीर बैंक के MD के रूप में नियुक्त किया गया एवं जम्मू कश्मीर में एक इनिशिएटिव चल रहा है सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस एवं जम्मू कश्मीर में एक एनुअल मेला आयोजित किया जाता है जिसका नाम है खीर भवानी मेला। इसके जो गवर्नर हैं वह है गिरीश चंद्र मुर्मू। अब बात की जाए BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह है दिल्ली में। इसके वर्तमान में जो DG हैं वह है लेफ्टिनेंट जनरल हरपल सिंह। इसके अलावा इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1960 में। बॉर्डर व दुर्गम इलाकों में यह कंस्ट्रक्शन का कार्य करती है तो इसका याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। रिपब्लिक ऑफ माली ने किसे 500 मेगावाट सोलर पार्क परियोजना सौंपी है? तो यह सौंपी है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को। इसकी घोषणा रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर RK सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इंटरनेशनल सोलर अलायंस के एक इवेंट में हुई थी। बात की जाए माली की तो माली की जो कैपिटल है वह है बमाको। जैसा कि आप देख सकते हैं यह है बमाको एवं यह माली कंट्री है। इसकी जो करेंसी है वह है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं इब्राहिम बऊबकर। इसके अलावा बात की जाए
इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसका जो उद्देश्य है वह यह है कि बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा क्रांति लाना। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है गुरुग्राम, हरियाणा में। इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। इसके महानिदेशक हैं उपेंद्र त्रिपाठी। इसके अलावा बात की जाए इन ऑप्शंस के बारे में तो पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, हाल ही में इसके महानिदेशक नियुक्त किए गए आर.के. ढिल्लों को। इसके अलावा ओएनजीसी ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, यह एक महारत्न कंपनी है एवं वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या है 10। एवं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, यह एक नवरत्न कंपनी है, इनकी संख्या है 16। इसके अलावा बात की जाए ब्रिटिश पेट्रोलियम की तो हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम ने पुणे में अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोला है, तो उसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना की शुरुआत की है? तो यह राज्य सरकार है त्रिपुरा की। इस योजना के तहत व्हाट्सएप व एसएमएस के माध्यम से प्रैक्टिकल सिखाए जाएंगे व मजेदार गतिविधियों की ऑडियो व वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। इसको पेरेंट के स्मार्टफोन के माध्यम से एक्सेस किया जाएगा। अब बात की जाए त्रिपुरा के बारे में तो हाल ही में त्रिपुरा ने अपना पहला हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया एवं त्रिपुरा ने रबर की एक नई वैरायटी रिलीज की है। यह जो वैरायटी है इसका नाम है RRII 429। यह बीमारी व लो टेम्परेचर के प्रति रजिस्ट रहेगी। इसके अलावा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने त्रिपुरा में 6 इक्विपमेंट हायरिंग सेंटर का निर्माण करने की घोषणा की है। इसके अलावा बात की जाए त्रिपुरा की जो कैपिटल है वह है अगरतला। जय स्थिति है त्रिपुरा की, जैसा कि आप मैप पे देख सकते हैं। एवं इसके जो सीएम है वह है बिप्लब कुमार देव, गवर्नर है रमेश बैस। ये जो राज्य हैं ये इन 7 राज्यों को कहा जाता है 7 सिस्टर्स। इनमें से जो मिजोरम है, मिजोरम अकेला एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा यहाँ बांग्लादेश से भी लगती है एवं यहाँ लगती है म्यांमार से। इसके अलावा जो अन्य राज्य हैं वह हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। एवं अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की तो यहाँ पे एक दर्रा है जिसका नाम है यांग्याप दर्रा। एवं इस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कैबिनेट ने किसकी अध्यक्षता में इन स्पेस केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो यह है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। बात की जाए इन स्पेस की फुल फॉर्म की तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। यह सेंटर निजी कंपनियों को अंतरिक्ष अवसंरचना का उपयोग करने के अवसर प्रदान करेगा एवं यह इसरो को अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, खोज मिशनों एवं मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों पर अधिक फोकस करने के लिए सक्षम भी बनाएगा। अब बात की जाए इसरो की तो इसरो ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साथ ऑप्टिकल टेलीस्कोप नेत्रा बनाने के लिए समझौता किया है। इसके अलावा इसरो अपना रीजनल एकेडमिक सेंटर कर्नाटका में स्थापित करेगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन गवर्नमेंट ने किस देश के एम्बेसी के कर्मचारियों की संख्या में 50% तक कमी करने का निर्णय किया है? तो यह देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान और उसके जो अधिकारी हैं उनका जो व्यवहार है वह वियना कन्वेंशन और राजनयिक व काउंसिलर अधिकारियों के द्विपक्षीय समझौतों के अनुरूप नहीं रहा है। वह एक जासूस के रूप में कार्य करते पाए गए हैं। इसलिए भारत ने यह फैसला किया है कि जो एम्बेसी है पाकिस्तान की उसमें कर्मचारियों की संख्या में 50% तक की कमी की जाएगी। इसके अलावा बात की जाए पाकिस्तान के अन्य क्वेश्चंस के बारे में तो पाकिस्तान के जो एक बॉलर हैं नसीम शाह, ये टेस्ट हैट्रिक लेने वाले दुनिया के सबसे यंग बॉलर बन गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में पहले हिंदू पायलट बने हैं राहुल देव एवं पाकिस्तान को कहा जाता है नहरों का देश। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने हाई स्पीड मैगलेब का सफल परीक्षण किया है? तो यह देश है चाइना। इसकी स्पीड रहेगी 600 किलोमीटर प्रति घंटा। यह परीक्षण मैगलेब परीक्षण ट्रैक व प्रोटोटाइप का पहला गतिशील संचालन होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए रसिया की तो हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ परेड का रसिया में आयोजन किया गया था जिसमें भारत ने हिस्सा लिया था। रसिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल। इसके अलावा बात की जाए जापान की तो जापान की जो कैपिटल है वह है टोक्यो, करेंसी है येन। बात की जाए फ्रांस की तो फ्रांस ने भारत को कोरोना से लड़ने के लिए 200 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं एवं इसकी जो कैपिटल है वह है पेरिस, करेंसी है यूरो। हाल ही में वेस्ट बंगाल के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA का कोविड-19 से निधन हो गया है। वह किस पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते थे? तो यह संबंध रखते थे TMC से, तृणमूल नेशनल कांग्रेस से। यह
दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा से विधायक थे एवं यह 1998 से 3 बार विधायक बन चुके थे। बात की जाए टीएमसी के बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के द्वारा। बात की जाए आईएनसी के बारे में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना की थी 1885 में एओ ह्यूम ने एवं इसको नाम दिया था दादा भाई नौरोजी ने। उस समय वायसराय थे, वह थे लॉर्ड डफरिन। बात की जाए बीजेपी के बारे में तो 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी जो बाद में बीजेपी बनी। इसके अलावा बात की जाए सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यह मार्क्सवादी पार्टी है एवं इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसी के साथ हमारी यह वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी वक्त। जय हिंद।